बार बार प्रधानमंत्री मोदी यही कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है, लेकिन यहां तो मनमानी चलती नजर आ रही है। कई मामले आ गए हैं जब एजेंसियों ने अवैध रूप से किसी को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। से लगातार मैं आरोप जाहिर मतलब पब्लिक मीटिंग में कर रहा हूँ, इंटरव्यू से बोल रहा हूँ कि मुझे इस प्रकार का दबाव देवेंद्र फडणवीस ने डाला था कि इनके ऊपर झूठा आरोप लगाओ और इनको फंसाओ ताकि इनकी सरकार गिर जाए और हमारी सरकार आए, मतलब उनकी सरकार आए, बीजेपी की। मैं आपको बताता हूँ, ये पहला प्रयास मेरे ऊपर हमारी भारत महाविकास आघाड़ी मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार गिराने के लिए ये पहला प्रयास मेरे ऊपर 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने किया था। महाराष्ट्र के विपक्ष के तीन नेताओं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल परब को जेल में डालने की योजना के आरोप पर एक्शन लिया ही जाना चाहिए। इसे हवा में खारिज नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और विधायक अनिल देशमुख ने सोहित मिश्रा से एक इंटरव्यू में कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। उनके पास सबूत हैं। यानी टकराव राजनीतिक तौर पर, टकराव परसेप्शन के तौर पर, टकराव गवर्नेंस को लेकर और टकराव इस देश को चलाने को लेकर स्थितियां कैसे कैसे कहां कहां पहुंच चुकी है, आज उसके एक एक पन्ने खोलकर पढ़ लीजिए। क्योंकि इन पन्नों के भीतर संसद का नहीं चलना, बजट को लेकर देश में सहमति ना हो पाना, नीति आयोग की बैठक से दर्जन भर राज्यों का बायकॉट कर देना और इन परिस्थितियों के भीतर देश के गृह मंत्री पर सीधा कटाक्ष शरद पवार का रिकॉर्ड कर सकते थे, कोई प्रमाण के तौर पर होते, मगर अभी तक आपने यह स्पष्ट नहीं किया कि इसको लेकर आपके पास प्रमाण क्या है। जिस दिन मेरे ऊपर ईडी और सीबीआई की जो सेंट्रल एजेंसी की इंक्वायरी लगी, उसी दिन मैंने रिजाइन कर दिया था और गवर्नमेंट को माननीय उद्धव साहब को लेटर लिखा था कि मेरे ऊपर ऐसे आरोप हुए 100 करोड़ के, इसकी इंक्वायरी की जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से उद्धव ठाकरे और अजित पवार के खिलाफ गलत दस्तावेजों पर दस्तखत करके उन्हें फंसाने की बात कही गई थी, जिस पर अनिल देशमुख ने साफ साफ बताया कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने हमें हल्फनामा भेजा और दस्तखत करने की बात कही है। वे ऐसा करते हैं तो उन पर ईडी और सीबीआई का जांच रोक दिया जाएगा। 3 साल पहले 2021 में जो 100 करोड़ रुपए पुलिस अधिकारियों से जुटाने का आरोप लगाया गया था, उसी समय अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे करके जेल चले गए थे। पत्रकारों का मानना है कि ये बीजेपी अब अपना मनमानी कर रही है, क्योंकि जो मामला अनिल देशमुख का है, रवीश कुमार ने बताया कि ऐसा ही मामला अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर भी लगाया गया था। ये सब देख करके साफ हो गया है कि बीजेपी को अब लग रहा है कि यूपी में हारने के बाद अब नहीं लगता कि बीजेपी उपचुनाव भी जीत पाएगी। आइए देखते हैं वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है, जानते हैं। महाराष्ट्र में अक्टूबर में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले शरद पवार, एनसीपी के विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का यह आरोप अगर राजनीतिक भी है तब भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसका कारण यह है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर कोर्ट के ही फैसले हैं कि यह एजेंसी अवैध रूप से भी गिरफ्तार करती है और कमजोर सबूतों के आधार पर किसी को 5-5 महीने के लिए जेल में डाल सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा है, उसके बाद भ्रष्टाचार से लड़ने के मामले में ईडी का कोई नैतिक दावा नहीं रह जाता। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया था। न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस को ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया था। आप इन जांच एजेंसियों की कार्रवाई को आंखें मूंद कर भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं मान सकते, बल्कि इन आरोपों और कोर्ट की टिप्पणियों को देखकर लगता है कि किसी को भी जेल में डालने में इनका इस्तेमाल काफी आसान हो चुका है। केजरीवाल को ईडी से जमानत मिलने वाली होती है तो सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि उनके पास सारे सबूत हैं और पेन ड्राइव में सुरक्षित हैं। यह मामूली आरोप नहीं है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगे हैं। फडणवीस ने खंडन किया है। अनिल देशमुख शरद पवार गुट के विधायक हैं और उद्धव ठाकरे की सरकार में गृह मंत्री थे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगा दिया कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए की वसूली का दबाव डाला।
इस आरोप के बाद से अनिल देशमुख ने गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और जेल चले गए, जहां 13 महीने बाद जमानत मिली। अदालत की ओर से बार बार बुलाने के बावजूद परमबीर सिंह कभी अदालत में बयान दर्ज कराने नहीं गए, जबकि इनके ही बयान के आधार पर गृहमंत्री रहे अनिल देशमुख को 13 महीने जेल में रहना पड़ा। अनिल देशमुख ने आरोप लगाया है कि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वे ऐसे हलफनामे पर साइन कर दें जिससे उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया जाए। यानी टकराव राजनीतिक तौर पर, टकराव परसेप्शन के तौर पर, टकराव गवर्नेंस को लेकर और टकराव इस देश को चलाने को लेकर स्थितियां कैसे कैसे कहां कहां पहुंच चुकी है, आज उसके एक एक पन्ने खोलकर पढ़ लीजिए। क्योंकि इन पन्नों के भीतर संसद का नहीं चलना, बजट को लेकर देश में सहमति ना हो पाना, नीति आयोग की बैठक से दर्जन भर राज्यों का बायकॉट कर देना और इन परिस्थितियों के भीतर देश के गृहमंत्री पर सीधा कटाक्ष शरद पवार का ये कहकर करना कि वो तो तड़ीपार हैं, वो इस देश के गृहमंत्री कैसे बन गए, और अगर ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे पदों पर होंगे तो आप कल्पना कर लीजिए आप किस दिशा में जा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर इतनी तीखी राजनीति इससे पहले कभी नहीं थी, और अगर थी तो वो राहुल गांधी के जरिए चुनाव प्रचार से पहले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौर में, और इन तमाम परिस्थितियों में राहुल गांधी ने हमेशा सत्ता को निशाने पर लिया। लेकिन अब तेवर वहां से निकलकर कमोवेश हर नेता की जुबान पर है, और हर नेता राजनीतिक तौर पर अब यह समझ चुका है कि जनता के भीतर मोदी सरकार की साख नहीं है, तो ऐसे में अब सीधे टकराना होगा। और परिस्थितियां क्या वाकई इस देश के भीतर में अब यह भी बताने से चूक नहीं रही है कि बीजेपी के भीतर भी क्या नरेंद्र मोदी की साख उस प्रचारक से प्रधानमंत्री बने नेता के तौर पर अब नहीं बची है, क्योंकि आरएसएस ने भी निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश से खुद प्रधानमंत्री टकरा रहे हैं, राज्यों में चुनाव होंगे तो वहां हार तय नजर आ रही है। बहुत सारे सवाल बीजेपी के भीतर हैं, यहां तक कि क्या वाकई नौकरशाही ने भी अब पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। ये सारे सवाल हैं और इन सवालों को आज एक एक करके सामने रखा जाए। जैसा कि दावा कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा, ये आपका दावा है और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम चाहेंगे कि वो सबूत सामने आए। बड़ा प्रश्न ये कि अनिल देशमुख को ये बात सामने लाने में इतनी देर क्यों लग गई? ऐसे में आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 साल से लगातार पब्लिक मीटिंग में 40,000 50,000 लोगों के सामने मैं हमेशा बोलते आया हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरे ऊपर एफिडेविट करने के लिए, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और इनके ऊपर आरोप करने के लिए मुझे लगाया था। इनका मैंने एफिडेविट नहीं किया करके मुझे जेल में डाला गया। ये 1 साल से मैं पब्लिक मीटिंग में बोल रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ वो एफिडेविट में क्या मुद्दे थे वो नहीं बताया था, मैं जानबूझ के नहीं बताया तो उसकी वजह है। लेकिन से लगातार मैं आरोप जाहिर मतलब पब्लिक मीटिंग में कर रहा हूँ, इंटरव्यू से बोल रहा हूँ कि मुझे इस प्रकार का दबाव देवेंद्र फडणवीस ने डाला था कि इनके ऊपर झूठा आरोप लगाओ और इनको फंसाओ ताकि इनकी सरकार गिर जाए और हमारी सरकार आए, मतलब उनकी सरकार आए, बीजेपी की। मैं आपको बताता हूँ, ये पहला प्रयास मेरे ऊपर हमारी भारत महाविकास आघाड़ी मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार गिराने के लिए ये पहला प्रयास मेरे ऊपर 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने किया था। मैं एफिडेविट कर देता तो जिस दिन मैं एफिडेविट कर देता उसी दिन हमारी सरकार जीती। इतने ऐसे इतने भयंकर आरोप मुझे करने की लगाए थे इन नेताओं के बारे में। अनिल जी, आप ये कहते हैं कि भाई मैं इतने गंभीर आरोप बगैर सबूत के नहीं लगाता। मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही थी अनिल जी, और आप होम मिनिस्टर थे, आप चाहते तो इस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर सकते थे, कोई प्रमाण के तौर पर होते, मगर अभी तक आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि इसको लेकर आपके पास प्रमाण क्या है। आप थोड़ी एक गलती कर रहे हैं आप। ये जब मेरे ऊपर प्रयास हुआ एफिडेविट का, उसके 8 दिन पहले मैंने अपनी होम मिनिस्ट्री का रेजिग्नेशन कर दिया था। अच्छा, मेरे ऊपर जब सीबीआई लग गई, सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी लग गई, जिस दिन मेरे ऊपर ईडी और सीबीआई की सेंट्रल एजेंसी की इंक्वायरी लग गई, उसी दिन मैंने रिजाइन कर दिया था और गवर्नमेंट को माननीय उद्धव साहब को लेटर लिखा था कि मेरे ऊपर ऐसे आरोप हुए 100 करोड़ के, इसकी इंक्वायरी की जाए और जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं होती तब तक मैं अपना पद पे मैं नहीं रहना चाहता। दोस्तों, रवीश कुमार ने बताया कि अनिल देशमुख का ये बयान अगर राजनीतिक है तो भी इसको लेकर के गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में अगले साल चुनाव भी है। कारण ईडी के फैसले को लेकर के कोर्ट ने भी कहा है कि ईडी पर यह आरोप है कि
वो कमज़ोर लोगों को 5-5 साल के लिए गिरफ्तार करती है और उसे जेल में डाल सकती है, क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत अभी तक नहीं हो पाया है। इससे साफ है कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के कहने पर काम करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो देवेंद्र फडणवीस ये बात नहीं करते कि देशमुख के ऊपर लगे ईडी और सीबीआई की जांच हटा सके। दोस्तों, राजनीतिक तौर पर इतनी तीखी राजनीति कभी नहीं हुई है, और अगर थी भी तो वह राहुल गांधी के सत्ता पर तमाम इल्जामों का था। अब जब चुनाव हो गया है तब बीजेपी इस तरह दबाव में है कि न तो वो सही बजट पेश कर पा रही है और ना ही सीटों को बचा पा रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है बीजेपी की दोहरा राजनीति को लेकर के? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।